हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 24 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 है, इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे और पार्ट 1 में हमने 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिपल सी के हर चैप्टर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी इसका सिलेबस है, आपने इसके पीडीएफ नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसके लिए आपको upciessprime.com इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पीडीएफ नोट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 था, जिसमें हमने देखा था कि फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, यानी कि जो फेसबुक एप्लीकेशन है क्या यह ई कॉमर्स साइट है, तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो फेसबुक जो है, फेसबुक हमारा ई कॉमर्स साइट नहीं होता है, बल्कि फेसबुक हमारा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। ई कॉमर्स साइट वह साइट होती हैं जो ऑनलाइन अपना व्यापार करती हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये हमारे ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक कॉमर्स साइट नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें पूछा गया है केवाईसी का मतलब क्या है, यानी कि जो केवाईसी वर्ड दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है न्यू योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है यूपीआई भुगतान इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि जो यूपीआई एक सेवा होती है जिसकी सहायता से हम कोई भी भुगतान करते हैं, इसको किसने विकसित किया था। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, या फिर बैंक ने इसको विकसित किया है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको विकसित किया है, या नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है कि जो यूपीआई होता है, यूपीआई को एनपीसीआई एक संस्था होती है, इसी संस्था ने विकसित किया है। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो यूपीआई सेवा है इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है कि डिजिटल पेमेंट में बड़े लेन देन के लिए ट्रांसफर मोड है। अगर हम डिजिटल रूप से बड़ा पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनमें से कौन सी सेवा का यूज करेंगे। आईएमपीएस सेवा का यूज करेंगे, या ऑप्शन नंबर बी होगा एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा का यूज करेंगे, या हम यूपीआई का यूज करते हैं, या फिर हम आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इस सेवा का यूज करेंगे। अगर हम डिजिटल रूप से बड़ा ट्रांसफर करना चाहते हैं, बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आरटीजीएस सेवा का यूज करते हैं। जो आरटीजीएस है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस से हम न्यूनतम 2 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, बड़ा लेन देन होता है, तो हम आरटीजीएस सेवा का यूज करके बड़े लेन देन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे हम न्यूनतम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो आरटीजीएस सेवा है इसका यूज करके हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारा 2 लाख रुपए तक हम आरटीजीएस से ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो आरटीजीएस है यह सेवा हमारी 24 घंटा यूज होती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं। आरटीजीएस के जरिए अगर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक द्वारा सप्ताह के कार्य दिवस, यानी कि जब बैंक जिस दिन खुली रहेगी उस दिन हम सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आरटीजीएस से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम डिजिटल पेमेंट में बड़ा लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आरटीजीएस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है पैन का अर्थ है, यानी कि जो पैन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक काइंड ऑफ अकाउंट ये पैन का फुल फॉर्म होता है, या फिर प्राइमरी अकाउंट नंबर ये फुल फॉर्म होता है, या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर ये पैन का फुल फॉर्म है, या पोजीशन अकाउंट नंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत ऋण राशि क्या है। यानी कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें शिशु श्रेणी के अंतर्गत अगर हमको ऋण लेना है तो कितनी राशि होगी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत आपको ऋण यानी लोन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 50,000 रुपये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है आधार है एक, यानी कि जो हमारा आधार होता है या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 12 डिजिट नंबर कार्ड होता है, या आईडी प्रूफ इशू बाय यूडीआई, यानी कि यूडीआई के जरिए एक आईडी प्रूफ है, या फिर हमारा सेविंग अकाउंट होता है, या ऑप्शन नंबर डी ये और बी हो जाएगा। तो जो आधार है, आधार हमारा 12 डिजिट का नंबर होता है, यानी कि 12 डिजिट नंबर का एक कार्ड होता है आधार। और आधार जो है इसको यूआईडीआई जो एक संस्था है उसी संस्था के माध्यम से आधार को रिलीज किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारे करेक्ट हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा गया है कि उमंग ऐप में एक से अधिक भाषाएं हैं, यानी कि जो उमंग एप्लीकेशन है क्या इसमें एक से अधिक भाषाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू बिल्कुल करेक्ट है। जो उमंग एप्लीकेशन होता है इसमें हमारी 13 भाषाओं को सपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक भाषाएं उमंग एप्लीकेशन में होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है या इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की एक प्रणाली होती है। लेकिन जो यहाँ पर RTGS है जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके जरिए हम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम 2 लाख रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NEFT इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की एक प्रणाली होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु है। अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, या ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी 10, या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारी आयु 10 वर्ष है तो हम सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है। अगर हम RTGS की सहायता से ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम राशि जो है, न्यूनतम राशि हमारी 2 लाख रुपए है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया है। जो RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम का मतलब ये होता है कि पलक झपकते ही हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, और इससे अगर हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो न्यूनतम जो होगी, न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए और अधिकतम कोई इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि RTGS में टी का अर्थ क्या है। यानी कि जो RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें टी का मतलब क्या है। अगर इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा तो उसमें टी का मतलब आप लोग बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइम। यानी कि RTGS में टी का अर्थ होता है टाइम, और RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है। यानी कि जो बैंक ड्राफ्ट होता है इसको कौन जारी करता है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक जारी करते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक जारी करते हैं, या फिर रिकॉग्निकल रूरल बैंक्स जारी करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का। तो 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बैंक ड्राफ्ट होता है इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जारी करते हैं, पब्लिक सेक्टर और रिकॉग्निकल रूरल बैंक जो होते हैं ये भी जारी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पर थोड़ा हम बैंक ड्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है जो इसे जारी करने वाले बैंक द्वारा भुगतान की गारंटी देता है कि बैंक ड्राफ्ट का उपयोग आमतौर पर किसी भी ऐसे लेन देन में किया जाता है जिसमें बड़ी राशि शामिल होती है। अगर हमें बड़ी राशि का भुगतान करना है या लेन देन करना है तो वहाँ पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही भुगतान किया जाता है। यानी कि जहाँ पर खरीदार या विक्रेता को आश्वासन की आवश्यकता होती है कि धन का भुगतान किया जाएगा, तो इसका जो होता है तो यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट जो है ये सभी बैंक जारी कर सकती हैं। कोई भी बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, चाहे हमारी रिकॉग्निकल रूरल बैंक्स होती हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो बैंक्स आती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि APES का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि APES का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। APES का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये EPS का फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कभी कभार ये पूछा जाता है कि जो APES है इसमें ई का मतलब क्या है या फिर पी का मतलब क्या है। तो इसलिए अगर आपको इसका फुल फॉर्म होगा तो आराम से बता सकते हो। ई का मतलब होता है इनेबल्ड और पी का मतलब होता है पेमेंट। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये हमारा APES का फुल फॉर्म है। और कभी कभार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार को कौन जारी करता है। तो जो आधार है, आधार को UIDAI एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जारी किया जाता है। और आधार कार्ड में 12 डिजिट हमारे होते हैं, यानी कि 12 नंबर का हमारा आधार कार्ड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है। यानी कि ऐसा कौन सा मोबाइल वॉलेट है जो कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए ओपन वॉलेट हो जाएगा, या फिर सेमी ओपन वॉलेट हो जाएगा, या सेमी क्लोज्ड वॉलेट हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो मोबाइल वॉलेट होते हैं ये कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देते हैं। यानी कि मोबाइल वॉलेट से कैश हम नहीं निकाल सकते हैं, बस मोबाइल वॉलेट का यूज करके हम रिचार्ज कर सकते हैं या कोई भी शॉपिंग करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि बैंक गोल्ड लोन देता है। यानी कि जो बैंक हैं, बैंक गोल्ड लोन देता है आभूषण का व्यापार करने के लिए गोल्ड लोन देगा, या फिर सोने के आभूषण खरीदने के लिए देता है, या फिर सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए देता है, या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बैंक गोल्ड लोन देता है, जब हम अपने सोने के आभूषण गिरवी रखेंगे तब हमको बैंक क्या करेगा, बैंक उस पर लोन देता है। जैसे कि बैंक में अगर हमको गोल्ड लेना है तो सबसे पहले हम अपना गोल्ड देंगे बैंक को, फिर बैंक हमको उस पर लोन देगा जितना भी हमारा गोल्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए बैंक जो होता है यह लोन देता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है कि IMEI का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि जो IMEI है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यानी कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, हर मोबाइल का अपना एक प्रकार का IMEI नंबर होता है, यानी कि यूनिक नंबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि UPI द्वारा भुगतान की समय सीमा क्या है। अगर हम UPI के माध्यम से कोई भी लेन देन करते हैं तो उसके लिए समय सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 7 AM टू 8 PM तक, या फिर 8 AM टू 7 PM तक, या फिर 8 AM टू 6 PM तक, या नो टाइम लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, हम किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है UIDAI का पूरा नाम क्या होता है। तो UIDAI जो है एक प्रकार की संस्था है जो आधार कार्ड जारी करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक
इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा UIDAI का फुल फॉर्म है। और UIDAI एक ऐसी संस्था है जो आधार कार्ड को जारी करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है। अगर हम UPI के माध्यम से कोई भी लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसको हम पुश कहते हैं, या फिर हम उसको पुल कहेंगे, या फिर हम सेंड कहेंगे, या फिर फॉरवर्ड कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम UPI के माध्यम से कोई भी ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि NEFT प्रयोग करने की सीमा क्या है। अगर हम NEFT की सहायता से कोई भी फंड ट्रांसफर करते हैं तो हम कितने टाइम तक फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम NEFT का प्रयोग करके पेमेंट करते हैं तो हम 24 घंटे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि CVV का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसमें एक हमारा CVV नंबर होता है। तो यहाँ पर CVV का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये हमारा CVV का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये हमारा CVV का फुल फॉर्म होता है, या एक प्रकार का नंबर होता है जो डेबिट कार्ड पर होता है। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है कि EMI का फुल फॉर्म क्या है। तो आजकल EMI के बारे में तो पता ही होगा कि हमारा क्या होता है, वही यहाँ पर पूछा गया है EMI का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 55 का। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि इक्वायर्टेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब हम कोई भी लोन लेते हैं, अगर वहाँ पर हम EMI पे करते हैं तो मंथली हमको पे करना होता है। तो यहाँ पर EMI जो है इसका फुल फॉर्म होगा हमारा इक्वायर्टेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो हमको मंथली इंस्टॉलमेंट करना होता है, पेमेंट करना होता है, उसी को हम EMI बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है चेक की वैलिडिटी कब तक रहती है। यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति को चेक जारी करते हैं तो चेक जो हमारी है कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो 4 महीने तक, यानी कि जारी करने से 4 महीने तक, या फिर जारी करने के 3 महीने तक, या जारी करने के 1 महीने तक, या कोई लिमिट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम किसी को चेक जारी करते हैं तो 3 महीने तक अगर वो व्यक्ति यूज नहीं करेगा तो 3 मंथ के बाद हमारी चेक जो होगी एक्सपायर हो जाएगी, वो मानी नहीं होगी। तो जारी करने से 3 महीने तक हमारी चेक की वैलिडिटी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है ATM पासवर्ड किसको बताना चाहिए। जो हमारा ATM कार्ड होता है, इस कार्ड के पासवर्ड को किसको बताना चाहिए। हस्बैंड यानी वाइफ को बताना चाहिए, हस्बैंड या फिर वाइफ को बताना चाहिए, सन यानी बेटा को बताना चाहिए, डॉटर को बताना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा ATM का पासवर्ड होता है, इस पासवर्ड को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि किस पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। यानी कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिस पर सबसे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करंट अकाउंट पर, या फिर सेविंग अकाउंट पर, या फिक्स्ड डिपॉजिट पर, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का सी नंबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डिपॉजिट राशि होता है, ब्याज हमको उसी पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये हमारे खाते होते हैं, खाता कोई भी उस पर ब्याज नहीं मिलता है। जब हम बैंक में अपनी राशि जमा करते हैं उसी राशि पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कि हम ATM सर्विस
कब यूज कर सकते हैं, जो एटीएम की सर्विस होती है उसको हम कब तक यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 × 7 × 365। इसका मतलब ये हुआ कि 365 के हम 24 घंटे एटीएम का यूज कर सकते हैं, यानी हम उसका यूज करके पेमेंट निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 365 दिन के हम 24 घंटे सर्विस यूज कर सकते हैं, जो एटीएम की सर्विस होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया। यानी कि जो भीम एप्लीकेशन है ये हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जिससे हम भुगतान करते हैं। तो इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया। तो एनपीसीआई ने भीम ऐप को जारी किया, या फिर आरबीआई, या फिर आईबीएम, या फिर एसबीआई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो संस्था है, इसी संस्था ने भीम ऐप को जारी किया। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स यानी कि एप्लीकेशन होते हैं उसको एनपीसीआई के माध्यम से ही जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है ई रूपी क्या है। यानी कि ई रूपी है या क्या होता है, एक प्रकार का वाउचर होता है, या यम पैसा है, या क्लोज वॉलेट होता है, या पेटीएम सर्विस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ई वाउचर, यानी कि ई रूपी जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। यानी कि भारत में क्रेडिट कार्ड सबसे शुरू में कौन से बैंक ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 का। तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड सबसे पहले जारी किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि बीपीए का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। यानी कि जो बीपीए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, सही है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीपीए जो है इसका फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि भीम ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, भीम ऐप में कितनी भाषाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20, यानी कि जो भीम एप्लीकेशन होता है यह 20 भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 तक कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम 60 नंबर 5 से देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में 65 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।